चलिए भाई, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और मैं हूं अमन शर्मा। और आज की क्लास में हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। बस सेंटेंस पढ़ने की सबसे प्रमुख वजह यही है कि जो हम टेंस के जो नेक्स्ट कंसेप्ट्स होंगे वो आपके सेंटेंस बेस होंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेन क्लोज क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। क्योंकि जब हम टेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि अगर आपकी मेन क्लोज कभी भी पास्ट टेंस में लिखी हो तो हमेशा ही सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लोज को किस टेंस में लिखना चाहिए, पास्ट में। तो जब मैं वहाँ पर सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट वर्ड का यूज़ करूँगा तो आप समझ जाओगे कि कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। तो टेंस के कंसेप्ट को सीखने के लिए ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं आपको टेंस की आज की जो क्लास रहेगी भाई, आज टेंस की क्लास नहीं रहेगी, आप आज आपकी सेंटेंस की क्लास रहेगी। क्योंकि टेंस के नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आपको ये चीज़ें आपको पहले से पता होना ज़रूरी है। चलिए भाई, करें स्टार्ट। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉपिक का नाम क्या है भाई? अपना अपना टॉपिक का नाम रहने वाला है सेंटेंस। कौन सा टॉपिक रहेगा? सेंटेंस। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहने वाला है सेंटेंस। अब बातों को ध्यान से सुनना भाई। सेंटेंस से पहले सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे लेटर का। देखो भाई, सेंटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस ज़रूरी क्यों है। जो सेंटेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम कभी भी कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम कभी भी बातचीत करते हैं, तो हमें एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को रेफर करने के लिए क्या ज़रूरी है? सेंटेंस या भाषा ज़रूरी है। हाँ या ना? मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, या आप मेरे साथ बात करने लग रहे हैं, तो हमारे बीच में मीडिएटर कौन है? सेंटेंस मतलब भाषा ही तो है। अगर भाषा ही ना हो तो क्या हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएंगे? नेवर, कभी भी नहीं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसान आया, भाषाएं आई? इंसान आया। अगर इस दुनिया में सबसे पहले इंसान आया तो इंसान अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रेफर करने के लिए क्या यूज करता था भाई वो? क्योंकि भाषा तो नहीं थी। हाँ, सिंबल्स यूज करता था, साइंस यूज यूज करता था, है ना? तो अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को रेफर करने के लिए वो सिंबल्स वगैरह यूज करता था, वो फेशियल एक्सप्रेशन यूज करता था, गेस्चर्स यूज करता था। अब जैसे कि जो हमारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज होती हैं, उन मूवीज में जो ट्राइबल्स होते हैं, घने जंगलों में रहने वाले, तो वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स कन्वे करते हैं। उन साउंड्स को अलग अलग सिविलाइजेशंस में लिखा जाने लगा, अलग अलग सभ्यताओं में लिखा जाने लगा, जिससे आपके क्या प्रोड्यूस हुए? जिससे आपके प्रोड्यूस हुए लेटर। क्या प्रोड्यूस हुए स्टूडेंट्स? सबसे पहले लेटर्स। लोगों ने दिख, सही है। तो सबसे पहले आपके क्या प्रोड्यूस हुए? सबसे पहले प्रोड्यूस हुए लेटर। अगर मैं आपके साथ लेटर की बात करूं कि लेटर होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना स्टूडेंट, लेटर होता है अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या होता है? अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अगर सबसे पहले अगर हम लेटर के बारे में बात करें कि लेटर क्या होता है, तो ध्यान में रखना है कि लेटर होता है अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। अल्फ़ाबेट नहीं होते। अल्फ़ाबेट का मतलब लैंग्वेज होता है, जो हमें स्कूलों में सिखाया और पढ़ाया जाता है कि आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। तो अल्फ़ाबेट का मतलब ए बी सी डी नहीं होता। जो तुम्हारे ए बी सी डी होते हैं वो क्या होते हैं? लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है लैंग्वेज। क्या होता है इसका मतलब? लैंग्वेज। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अल्फ़ाबेट वर्ड होता है ना, ये तुम्हारा काउंटेबल नाउन होता है। अगर अल्फ़ाबेट का मतलब लैंग्वेज होता है तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेजेस। क्या हो गया? लैंग्वेजेस। एक बार अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंडियंस पीपल स्पीक्स मैनी अल्फ़ाबेट्स,
मैंने आपको ये बोला कि इंग्लिश पीपल स्पीक्स मैनी अल्फाबेट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैनी अल्फाबेट्स का मतलब क्या हुआ? मैनी लैंग्वेजेस। तो याद रखना कि अल्फाबेट का मतलब लैंग्वेज होता है, ABCD नहीं होता। जो हम ABCD पढ़ते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। चलिए भाई, तो जो आपके ABCD होते हैं उनको हम लेटर्स बोलते हैं। और लेटर से आपके क्या प्रोड्यूस हुए हैं? लेटर से प्रोड्यूस हुए हैं आपके वर्ड। लेटर से क्या प्रोड्यूस हुए हैं? वर्ड। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वर्ड क्या होता है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि वर्ड क्या होता है, तो वर्ड होता है a group of a group of a group of letters। क्या इस डेफिनेशन को इतना लिखना बिल्कुल सही होगा? क्या इस डेफिनेशन को इतना लिखना सही होगा? क्या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को आप वर्ड बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसके पीछे वजह देखिए भाई। जैसे मैं आपको लिखूं ओ भी लेटर है कि नहीं है भाई? सी भी एक लेटर है और डब्ल्यू भी एक लेटर है। तो OCW क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया। क्या इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का अपना कोई लिटरल मीनिंग है? क्या इसका अपना कोई लिटरल मीनिंग है? बोलो बोलो। अगर लिटरल मीनिंग नहीं है तो क्या आप इसको वर्ड बोल पाओगे? हाँ या ना? नहीं बोल पाएंगे। नहीं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो रियल डेफिनेशन होती है वर्ड की, वर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव कंप्लीट मीनिंग, विच हैव कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होना जरूरी है और जिसका अपना कंप्लीट सेंस होना जरूरी है। अगर सेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ, अगर मीनिंग ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्या तुम उसको वर्ड बोल पाओगे? नेवर, कभी भी नहीं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन ध्यान में रखने की, वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव कंप्लीट मीनिंग। आपके सामने जो लेटर्स लिखे हुए नहीं, इन लेटर्स को एक बार रीअरेंज कर दो। मैंने सबसे पहले लिखा C, फिर उसके बाद लिखा O, फिर लिखा W। क्या इसका अपना कोई लिटरल मीनिंग है? बिल्कुल मीनिंग है। अगर इसका अपना लिटरल मीनिंग है तो क्या हम इसको सब बोल पाएंगे? बिल्कुल बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बात डिस्कस की लेटर की। तो लेटर क्या होता है? लेटर होता है ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की जो इकाई होती है उसको हम लेटर बोलते हैं। जो हम ABCD पढ़ते थे, या हम हिंदी वर्णमाला की बात करें, हम A A I O पढ़ते थे, या उर्दू में पढ़ते होंगे आप, हाँ या ना? तो वो एक भाषा की एक इकाई है। क्या है? वो भाषा की एक इकाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर से क्या प्रोड्यूस हुए? वर्ड। वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव कंप्लीट मीनिंग, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होना जरूरी है, जिसका अपना सेंस होना जरूरी है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड। और वर्ड से क्या प्रोड्यूस हुए? आपके वर्ड से प्रोड्यूस हुए यहां पर आपके सेंटेंस। क्या प्रोड्यूस हुए वर्ड से? वर्ड से प्रोड्यूस हुआ आपका सेंटेंस। अगर आपको कोई सेंटेंस की डेफिनेशन पूछे कि सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन विच हैव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होना जरूरी है, जिसका अपना कंप्लीट सेंस होना जरूरी है। अगर कंप्लीट सेंस ही नहीं होगा, कंप्लीट मीनिंग ही नहीं होगा, तो क्या आप उसको सेंटेंस बोल पाओगे? नहीं बोल पाएंगे। नहीं। क्यों? आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि सैंग मोहन सम सॉन्ग्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसको सेंटेंस बोल पाओगे? नहीं। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि इसका अपना कोई भी मीनिंग, इसके अपने कोई सेंस ही नहीं है। अगर सेंस ही नहीं होगी तो क्या हम इसको सेंटेंस बोल पाएंगे? नेवर। तो जब इन वर्ड्स को हम रीअरेंज करेंगे और अगर लिखेंगे कि मोहन sang some songs,
तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट मीनिंग, जिसका अपना मीनिंग अपने आप में क्या होना जरूरी है, कंप्लीट होना जरूरी है। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो क्या हम उसको सेंटेंस बोल पाएंगे, नेवर। तो सबसे पहले हमें बात की लेटर की, लेटर होता है भाषा की इकाई, लेटर से क्या प्रोड्यूस हुए, वर्ड, और वर्ड से क्या प्रोड्यूस हुए, सेंटेंस। क्लियर यहां तक, आगे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। जो सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला स्टूडेंट, वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या रहने वाला है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना वो रहेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अपना अगला पॉइंट है, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है भाई, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेंटेंस को हम ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में विभाजित करते हैं। एक को हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, और एक होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अगर हम फंक्शन की बात करें कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान में रखना सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। किसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, कि स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप कंडीशनल पढ़ोगे वहां पर भी ये काम आएगा, क्योंकि जब हम कंडीशनल पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। आपको पता होना चाहिए पहले से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी सेंटेंस पढ़ चुके हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, या आज की क्लास में सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप कंडीशनल पढ़ ही नहीं पाओगे अगर आपको सेंटेंस नहीं पता है। क्योंकि पहले आपको ये समझना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सारा कुछ सेंस होता है। जो इंसान, जो स्टूडेंट रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कभी पास नहीं होता। समझ में सब आता है, पेपर में नंबर नहीं आते। तो हम समझने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम समझने के लिए पढ़ते तो सबसे ऊपर हमारे नंबर होते भाई, सीधी सी बात है। तो पढ़ना पेपर के लिए, अगर पेपर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तो आपको हर एक डिफिकल्ट चीज भी पढ़नी पड़ेगी। आसान चीज सबको पता है, डिफिकल्ट भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना, पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर इंग्लिश इतना आसान होता सब 50 में 50 लेके आते भाई। इतना आसान है नहीं भाई, क्योंकि हम समझते कि हर एक चीज रूल पे चलती, नहीं चलती भाई। मैं बोलूंगा कि फलाना मास्टर बढ़िया है, होगा, मैं मना नहीं कर रहा, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट होता है भाई। रियलिटी बताऊं, मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गया। यहाँ पर जो स्टूडेंट का काटा जाता है नहीं, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि हमारा उस पर ट्रस्ट होता है, और वो ट्रस्ट इतना बेकार होता है, लास्ट में हम बस पूछो ना क्या करने का मन करता है। तो मैं आपको इतनी रियलिटी बताना चाहता हूँ, जो हम बोलते नहीं कि 25 रूल रट लो, 50 रूल रट लो, 150 रूल रट लो, रूल रटने से कुछ नहीं होगा। तो हमेशा चीजें काम करती है सेंस पर। एक बार पूरा पढ़ के देखो, फिर देखना रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मैं यहीं खड़ा हूँ, बोल देना कि आपने पढ़ाया रिजल्ट नहीं आया। अपना स्टूडेंट आज तक ऐसा नहीं कि अगर अपनी क्लास पूरी देखी और अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो 50 में 50 लेकर आया। क्योंकि मेरे खुद के 50 में 50 है 2017 में। 3 टाइम दिया, मेरा 3 टाइम क्वालिफाई हुआ, मेरा मेंस जीके की वजह से रहा। तो पढ़ाना पैशन बन गया तो पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि रूल रटना नहीं है, रूल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर तुम पढ़ते हो कि वीडियो देखते हो कि 150 रूल रट लो, 50 रूल रट लो, रटते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं, उनके व्यूज़ देखना सबसे ऊपर है, ये 50 रूल याद कर लो। उनको ही पता है अच्छा पढ़ाएंगे व्यूज़ नहीं आएंगे, फंसाएंगे तो व्यूज़ आएंगे, सीधी सी बात है। मानते इस बात को, सारे व्यूज़ का चक्कर होता है भाई, और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आपको उन पर ही होता है, ये रियलिटी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। और अभी मैंने आपसे क्या बात की थी कि जो सेंटेंस होता है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 2 ग्रुप्स में। एक कौन सा होता है, और एक कौन सा होता है, एक होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, कि सेंटेंस को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। कौन सा होता है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। में यहां लिख देता हूं,
एक होता है अपना अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, और एक कौन सा टाइप होता है भाई, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। कि सेंटेंस को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है आपका अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और एक आपका है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। और मैंने अभी बताया कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और अभी हमें डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 3 टाइप्स का होता है। अब जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट वो रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ये समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, वो नॉलेज के हिसाब से पता होना चाहिए। और शुरुआत हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन की, सेंटेंस फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन से शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो सबसे पहला टाइप रहने वाला है, जो सबसे पहले टाइप रहने वाला है वो रहेगा स्टूडेंट आपका असर्टिव सेंटेंस। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन की बात करें, सबसे पहले जो टाइप रहने वाला है वो है असर्टिव सेंटेंस। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये होते हैं स्टेटमेंट। क्या होते हैं भाई, बोलो बोलो, ये स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये होते आपके भाई स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती है, आप बोलोगे सर स्टेटमेंट होती है 2 प्रकार की। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में स्टेट करना, किसी के बारे में कुछ कहना। और स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होती है नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये आपके स्टेटमेंट होते हैं। एक होते हैं आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, और एक कौन सा स्टेटमेंट होता है, एक होता है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में स्टेट करना, किसी के बारे में कुछ कहना। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम हैज गॉन देयर। पहले मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में हम किसके बारे में स्टेट कर रहे हैं, राम के बारे में। इस सेंटेंस में हम राम के बारे में स्टेट कर रहे हैं, लेकिन लिखा गया स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखे कि राम hasn't gone there। एक बार फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में किसके बारे में स्टेट किया गया है, राम के बारे में, और लिखा गया स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के, और जिसमें से जो आपका पहला टाइप रहेगा वो रहेगा असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस तुम्हारे स्टेटमेंट होते हैं। और स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में स्टेट करना, किसी के बारे में कुछ कहना। हम कितने तरीके से स्टेट करते हैं, 2 तरीके से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेकंड जो टाइप रहने वाला है, अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड टाइप रहने वाला स्टूडेंट आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं आपके क्वेश्चंस। क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं, हाँ या ना।
ये होते हैं क्वेश्चंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम यस और नो में रिप्लाई करते हैं। किस में रिप्लाई करते हैं स्टूडेंट? एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम यस और किस में रिप्लाई करते हैं, नो में रिप्लाई करते हैं। कैसे? एग्जांपल देखना। किसी ने आपसे पूछा, क्या पूछा भाई? डू यू लिव इन हिसार? किसी ने आपसे पूछा कि डू यू लिव इन हिसार, आप सामने वाले को आंसर कैसे करोगे? यस या नो में। लेकिन एक वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हाँ और ना में काम नहीं चलेगा, हमें सामने वालों को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हाँ और ना में बात नहीं बनेगी भाई, आपने अब सामने वाले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर सामने वाला क्वेश्चन आपसे ऐसे करे, कैसे करे? हाँ बिल्कुल, अगर आपसे ये पूछे कि वाई डू यू लिव इन हिसार, आप हिसार में क्यों रहते हो भाई? दुनिया में बहुत सारी जगह है, क्यों रहते हो भाई? सीधी सी बात है। तो अब सामने वाला आपसे उस बात की एक्सप्लेनेशन आता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये होते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें हाँ और ना में जवाब देना पड़ता है, और एक वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें सामने वाले को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जब हम कभी भी सामने वाले को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए हम कुछ इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। जो आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो होते हैं व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। व्हेन होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वाई होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, और हाउ होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये होते हैं आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, और जो थर्ड टाइप रहने वाला स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव। कौन सा सेंटेंस होता है स्टूडेंट ये? इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये होते हैं इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप सामने वाले को इंस्ट्रक्ट करते हो। और इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है, ये होते हैं आपके डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट। और जब भी आप कभी भी किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट करोगे, वो हमेशा ही हमारा कैसा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन, और जो कभी भी सेंटेंस में लिखा और बोला नहीं जाता। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये आपके होते हैं इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट, ये होते हैं आपके डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या? ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, प्रेयर, डिमांड, जो भी आप उसके बाद लिखना चाहो, मैं लिख देता हूं यहां पर एटसेट्रा। और यहां पर जो बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है वो स्टूडेंट यहां पर है डायरेक्ट। यहां पर जो बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है, ये वर्ड रहने वाला है डायरेक्ट। ये आपका डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट होता है। और जब भी आप किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट करते हो, जब आप कभी भी किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो, वो हमेशा ही हमारा कैसा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन, और जो कभी भी सेंटेंस में लिखा और बोला नहीं जाता। एग्जाम्पल देख लो भाई, ये मान लो कि आप घर पे टीवी देख रहे हो, या फिर मैं यहीं की बात कर लेता हूँ भाई, आप यहाँ पर क्या नाम है फ़ोन वगैरह चलाने लग रहे हो, अब सामने से हॉर्न आ गया, देते नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ साइलेंस वगैरह होता नहीं, जो पुलिस वाला होता है नीचे दे देते हैं, टाउन टाउन वाला क्या हो नीचे। तो जो भी हम खेलने कूदने लग रहे होते हैं, हम डायरेक्ट या तो लाइब्रेरी में चले जाते हैं या हम पढ़ने के लिए आ जाते हैं, आया ना। तो अगर आपसे कोई ये पूछे या फिर आपको ये बोले स्विच द
ऑन ऑफ नाउ। तो आपको सामने वाला क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट? ये सामने वाला आपको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है? ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है भाया ऑर्डर। ये लिखा गया इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये ऑर्डर है। और ये कभी भूलना नहीं है कि जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं नी, ये आपके डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होते हैं? डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। इनमें कभी भी सब्जेक्ट को लिखा और बोला नहीं जाता, क्योंकि जब आप कभी भी किसी को इंस्ट्रक्ट करोगे, जब आप कभी भी किसी को ऑर्डर करोगे, एडवाइज करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, वो हमेशा ही हमारा कैसा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। और जो कभी भी सेंटेंस में लिखा और बोला नहीं जाता। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल और लिखूं, मैंने बोला कि प्लीज हेल्प दिस ओल्ड मैन। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिखा गया इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है? आप बोलोगे सर ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लिखा होगा वो हमेशा रिक्वेस्ट होगा, है ना? या फिर मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं, क्या इंस्ट्रक्ट करूं भाई? वर्क हार्ड दिस टाइम, कि भाई अभी मेहनत करने का वक्त है, अभी मेहनत करने का मौका है ना? कि आपका 2-4 महीने के बाद एग्जाम है और मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं भाई वर्क हार्ड दिस टाइम, तो ये लिखा गया इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है? मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकता हूं, मानना या ना मानना आपकी बात है भाई। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन की अगर बात करी तो हमें पहला टाइप डिस्कस किया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस तुम्हारे स्टेटमेंट होते हैं, और स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और सेकंड हमें डिस्कस किया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके होते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें यस और नो में रिप्लाई करना पड़ता है, और एक वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें सामने वाले को एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होता है। थर्ड टाइप हमें डिस्कस किया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को ऑर्डर करना, एडवाइस करना, रिक्वेस्ट करना, प्रेयर करना, डिमांड करना। और जब आप कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस लिखोगे उसमें कभी भी सब्जेक्ट को लिखा और बोला नहीं जाता। बात क्लियर है भाई? यहां तक वो डायरेक्ट हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपके साथ बात करूं फोर्थ टाइप की, जो फोर्थ टाइप रहने वाला स्टूडेंट वो रहेगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर मैं आपसे बात करूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं नहीं, ये होते हैं सडन। ये क्या होते हैं आपके? सडन, सडन एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। और वो फीलिंग भाई जॉय की भी हो सकती है, वो फीलिंग सोरो को भी हो सकती है, और वो आपके लिए सरप्राइज भी हो सकता है। हाँ या ना? तो जो तुम्हारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं नी, ये सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, फीलिंग ऑफ जॉय भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज भी हो सकता है, और फीलिंग ऑफ सोरो भी हो सकता है। और जब आप कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखोगे तो उस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस का प्रयोग किया जाता है। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस क्या होता है सबको पता ही होगा, है ना? और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब आप कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखोगे तो वहां पर हमेशा कुछ इंटरजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओ, वाओ, अल्लास, हुर्रे। तो जब आप कभी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करोगे तो वहां पर
कुछ इंटरजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखना भाई, अगर कोई ये बोले कि अल्लास ही इज डेड, तो अलास के थ्रू वो उस पर्सन के बारे में दुख प्रकट कर रहा है। ये क्या है? ये फीलिंग ऑफ सोरो है। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस सेंटेंस में अलास को हटा दूंगा, क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, बस उस सेंटेंस में जो फीलिंग है, जो वो इमोशन है, वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस तब भी सही रहेगा। तो ये बात और साथ में ध्यान में रखनी है कि जब हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस में जो इंटरजेक्शंस यूज किए जाते हैं, अगर वहां पर हम इंटरजेक्शंस का प्रयोग ना करें तो सेंटेंस कभी गलत नहीं होता, बस उस सेंटेंस में जो फीलिंग और इमोशंस है वो क्या हो जाते हैं? गायब। है ना? अगर मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं आपके लिए, और मैंने लिखा यहां पर हुर्रे वी वॉन द कप। वी वॉन द, हम कप जीत गए। पीछे जीते थे नहीं भाई कप अभी, तो बोल देंगे हुर्रे वी वॉन द कप। अगर इस सेंटेंस में जो हुर्रे हटा देंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, बस उस सेंटेंस में जो फीलिंग और इमोशंस है वो गायब हो जाएंगे, लेकिन सेंटेंस तब भी सही रहेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां तक बात क्लियर है भाई सबको? अब इसका एक लास्ट टाइप बच गया जो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन है। वो टाइप रहने वाला स्टूडेंट आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप है स्टूडेंट? ऑप्टेटिव। ये आपका रहने वाला है ऑप्टेटिव। अब मैं आपसे बात करूंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस की। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, कोई बताएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एनीवन? जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं आपके ब्लेसिंग। क्या होते हैं? ये ब्लेसिंग होते हैं। ये होते हैं आपके ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मीनिंग कोई बताएगा? आपने दिए भी होंगे स्कूल में कभी ना कभी, देते थे ना दोस्तों को ग्रीटिंग, उसमें शायरी वगैरह लिखी होती थी, देते थे नहीं? क्यों देते थे? हम ग्रीटिंग क्यों देते थे अपने दोस्तों? उसमें अच्छी अच्छी, बेहद अच्छी अच्छी शायरी लिखी होती थी। कोई बताएगा हम ग्रीटिंग क्यों देते थे? विश करने के लिए। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं, विशेस होते हैं। एग्जाम्पल से समझना भाई, मैं समझा दूंगा, बात समझ में आई जाएगी। क्यों देते थे पता चला? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला कि यू आर वेलकम। अगर आप किसी को वेलकम कर रहे हो, तो जो ये लिखा गया सेंटेंस है ना स्टूडेंट, ये सेंटेंस है ग्रीटिंग। ये ग्रीटिंग है। ग्रीट का मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, किसी को इज्जत देना भाई, किसी की रिस्पेक्ट करना। तो जब आप अपने दोस्त को कभी भी ग्रीटिंग देते थे ना, आप उसकी रिस्पेक्ट करते थे, आप उसका रिगार्ड करते थे, आप उसका सम्मान करते थे। तो जब आपके घर में कभी मेहमान आता नहीं, आप क्या बोलते हो? यू आर वेलकम। तो यू आर वेलकम लिखा गया सेंटेंस, आप कैसा सेंटेंस का प्रयोग करते हो? ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हो। कौन से सेंटेंस का प्रयोग करते हो? ऑप्टेटिव। क्यों? जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ये आपके ग्रीटिंग होते हैं, ये आपके विशेस होते हैं, और ये आपके होते हैं ब्लेसिंग्स। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को ऐसे नहीं, अगर ऐसे लिखूं, मैंने लिखा मे यू लीव लॉन्ग, तो सामने वाला क्या कर रहा है? विश कर रहा है भाई। तो जो आपके विशेस होते हैं, जो आपके ग्रीटिंग्स होते हैं, जो आपके ब्लेसिंग्स होते हैं, वो लिखे गए सेंटेंस कैसे होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एक बार फिर, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 5। कौन कौन से? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव,
एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। और अब जो चर्चा होगी वो किस पे चर्चा होगी? अकॉर्डिंग टू द अब जो चर्चा होगी भाई वो चर्चा होगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। और अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगा भाई, पूरा फोकस रखना। अब बेहद इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी जो आपके आगे आने वाली क्लासेस में काम आएंगी। तो अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। और मैं डायरेक्ट सेंटेंस की शुरुआत करूंगा। तो पहला सेंटेंस है भाई, मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा आपके लिए। दे डिडंट ऑब्जेक्ट, they didn't object to anything। ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है डिसएग्री होना। ऑब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? डिसएग्री, असहमति दिखाना। एक सहमति होता है, एक असहमति, डिसएग्री होना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुनोगे ध्यान से? एक सुनेगा ऋतिक का गाना। अब देखो भाई, यहां पर दे क्या है? दे यहां पर है सब्जेक्ट, प्रोनाउन है। क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का डिपार्टमेंट किसको मिला है? नाउन और प्रोनाउन को ही मिला। ये डिपार्टमेंट फिक्स है भाई, इनका डिपार्टमेंट कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है? नाउन या प्रोनाउन को। तो यहां पर जो दे लिखा गया नहीं, दे यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है या सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है? एनीवन? क्या होता है सब्जेक्ट? जो डूअर हो। लेकिन जब आप सेंटेंस को एक्टिव में पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में लिख देंगे, क्या वो डूअर रहेगा? तो ये तो डेफिनेशन सही नहीं है, अगर आपने कहीं पे पढ़ी भी होगी तो याद रखना है कि सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट। तो सब्जेक्ट वो होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में बात की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सेंटेंस को पढ़ के मुझे ये बताओ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? दे के बारे में, इसलिए दे हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन सुनो भाई। जो यहां पर डिडंट ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि प्रेडिकेट क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट कहीं पे पढ़ा हो भाई, किसी टीचर से पढ़ा हो कि व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट होता है व्हाट इज टोल्ड, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ये जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन दी है नहीं, डिडंट ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? दे के लिए है, सब्जेक्ट के लिए है। और दूसरे शब्दों में इस बात को तुम ऐसे बोल सकते हो कि प्रेडिकेट वो होता है जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेडिकेट कहां से स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। तो ये सब्जेक्ट है और वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है तो वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। बहुत बढ़िया। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, मैंने सेंटेंस लिखा आपके लिए, माय फ्रेंड
माई फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट वीक and gifted me a phone. अब बात को ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, ये पीडीएफ मिल जाएगी भाई, कितना पीडीएफ कितना कर लो भाई, एक छोटी सी बात मान लेना, बस फोकस के साथ बैठ जाना, बस पूरे फोकस के साथ, नंबर नहीं कटेगा ना इधर से उधर, नॉलेज इतना अच्छा हो जाएगा इंग्लिश में, बहुत बढ़िया, नंबर सिंगल नहीं कटेगा। अच्छा अभी तो प्रैक्टिस भी नहीं किया, अभी तो अपना स्टार्टिंग ही है भाई, एक दो चैप्टर होगा नहीं, आपको आराम आराम से भी पता लगने लगेगा हमारे बारे में भी, वैसे भी भाई जब तुम एक काम करना, कोई भी यहाँ पर कुछ भी सोचने दो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक किया, टॉपिक के 100+ क्वेश्चन लगाई, बात खत्म, जिंदगी में दोबारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कोई बोले नहीं कि ओड़ा मास्टर तक कर ले, कल उसकी मैंने पीडीएफ दे दे, बस बात खत्म, मैंने वीडियो नहीं चाहिए, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने प्रैक्टिस करना, उस मास्टर की लेकर के दे दे मैंने पीडीएफ। अगर तुमने उस क्वेश्चन उस मास्टर की लेकर पीडीएफ के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए, पर समझ जाने की आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बात समझ में आएगी नहीं भाई, इतना ही करना है बस, ज्यादा नहीं करना, लिखने वाला काम ये पीडीएफ तो बाद में मिल जाएगी, अगर आप समझे नहीं बैठ का है, समझे तो लिखने वाला बाद में भी काम कराएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखते लिखते और समझ में आओगे कि क्लास में क्या पढ़ाया था, एक तो क्लास में समझ में, एक आप खुद लिखाएंगे समझ में, मैं भी ऐसा करता था भाई, अब जो मेरे टीचर पढ़ाते जिसे तुम पढ़ रहे हो वो भी पहले ऐसे करते होगे, जन्म से तो कोई नहीं पढ़ा रहा, नहीं सब सीख के पढ़ा रहे होंगे फिर। तो माई फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट वीक एंड गिफ्टेड मी ए फोन। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट यहाँ पर माई फ्रेंड की, किसकी बात करूं भाई, माई फ्रेंड की, तो माई फ्रेंड यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ है ना, विजिटेड वर्ब है, तो विजिटेड मी लास्ट वीक, क्या मैं इसको प्रेडिकेट बोल सकता हूं, हाँ या ना का जवाब दो भाई, क्योंकि प्रेडिकेट वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक अब उसके बाद लिखी हुई है कौन सी, गिफ्टेड, तो गिफ्टेड भी तो वर्ब है, तो गिफ्टेड मी ए फोन, तो क्या मैं इसको प्रेडिकेट बोल सकता हूं, बोलो, बोल सकते हैं नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और जैसे कि सबको पता है कि ये आपकी है प्रेडिकेट नंबर 1 और ये है प्रेडिकेट नंबर 2, और इन दोनों प्रेडिकेट को किसके साथ जोड़ा गया है, इस भाई साहब के साथ, ये भाई साहब देखो दिखाई दे रहे हैं, ये भाई साहब, और इस भाई साहब की आपके पहले कभी ना कभी मुलाकात हुई होगी कि ये भाई साहब होते हैं आपके कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन भी कौन से होते हैं भाई साहब, ये होते हैं आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन में पढ़ेंगे। क्यूमुलेट का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, किसी भी चीज को प्लस करना, ये जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं, किसका काम करता है, जोड़ने का, एंड आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो जोड़ने का काम करता है, और ये किसको जोड़ रहा है, ये दो प्रेडिकेट को जोड़ रहा है, और जब हम कभी भी दो या दो से अधिक प्रेडिकेट को जोड़ते हैं, किसको भाई, जब हम कभी भी दो या दो से अधिक प्रेडिकेट को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक प्रेडिकेट को, जब हम कभी भी दो या दो से अधिक प्रेडिकेट को जोड़ते हैं भाई, तो उस प्रकार के प्रेडिकेट को हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार के प्रेडिकेट को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट, क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट, ये आपका होता भाई कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहां पर दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं। तो मैंने लिखा कि माई फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट वीक एंड गिफ्टेड मी ए फोन, तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, विजिटेड मी लास्ट वीक प्रेडिकेट हो गया, और गिफ्टेड भी वर्ब है तो गिफ्टेड मी ए फोन भी प्रेडिकेट हो गया, और दोनों प्रेडिकेट को किसके साथ जोड़ा गया है, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है। यहां तक कहानी भाई सही है। एक क्वेश्चन और देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कि मोहन और एक इसका भाई है सोहन, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन went to the city
went to the city to meet his to meet to meet their uncle। अब देखो भाई, ध्यान से सुनो बातों को। क्या सुनना है? ये सुनना है। वर्ब एक ही है नहीं, आप सेंटेंस को गौर से देख लो। वर्ब कितनी है? एक है। वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव, जो वाई का रिप्लाई है, एडवर्ब का काम कर रहा है। वेंट टू द सिटी टू मीट देयर अंकल, जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, जो ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रेडिकेट। हाँ या ना? क्योंकि प्रेडिकेट वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आगे कहानी भाई। अगर मैं इस प्रेडिकेट की बात करूं, एक इस प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है, नहीं, एक सब्जेक्ट है आपका ये मोहन, और एक सब्जेक्ट कौन है? सोहन। यही कहानी होगी। और ये सबको पता है कि ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? कंजंक्शन की, क्योंकि जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। और सबको पता है कि एंड एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो सेम रैंक सेम टाइप को जोड़ेगा। लेकिन अब की बार जो ये कंजंक्शन है नहीं, ये प्रेडिकेट को नहीं, किसको जोड़ रहा है? सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? सब्जेक्ट को। अब की बार ये भाई साहब ये सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। और जब हम कभी भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उस प्रकार के सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम कभी दो या दो से अधिक प्रेडिकेट को जोड़ते हैं उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रेडिकेट। हाँ या ना? अब बात को ध्यान से सुनो। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो या कंपाउंड प्रेडिकेट हो, या कभी भी किसी भी सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? आपके सामने जो मैंने तीनों सेंटेंस लिख रखे हैं, तीनों के तीनों आपके कैसे सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है स्टूडेंट? ये आपके भाई सिंपल सेंटेंस है। तो आपके सामने जो मैंने सेंटेंसेस लिख रखे हैं, ये तीनों कैसे सेंटेंस? आपके सिंपल सेंटेंसेस है। कैसे सेंटेंस हमारे? ये सिंपल सेंटेंस है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो आपके सामने जो तीनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये तीनों सेंटेंस आपके कैसे सेंटेंस है? सिंपल है। एक बार फिर, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, कंपाउंड सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, सब्जेक्ट हो या कंपाउंड प्रेडिकेट हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। बात समझ में हुई? चलिए भाई आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आपके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, और सेंटेंस ये है, द मैन invited all of them but some of them were absent। यह पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए, कमल
went to the park after he had done his homework। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, सेम प्रोसीजर है। अगर मैं यहां पर द मैन की बात करूं तो द मैन यहां पर क्या है, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, आया ना। अगर मैं बात करूं इनवाइटेड ऑल ऑफ देम, तो क्या मैं इसको प्रेडिकेट बोल सकता हूं? बोलो बोलो। लेकिन अगर मैं सम ऑफ देम की बात करूं तो सम ऑफ देम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है भाई, सब्जेक्ट है। और मैं वर अब्सेंट की बात करूं, क्या ये प्रेडिकेट है? तो कुल मिला के बात वही है स्टूडेंट, ये भी एक सेंटेंस और ये भी एक सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करेगा? क्योंकि जोड़ता एक ही बंदा है, वो है कंजंक्शन। ये जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का। दैट वी कॉल्ड फेविकोल, दैट वी कॉल्ड ऑल्सो फेविकोल। तो वो भी एक सेंटेंस और ये भी एक सेंटेंस है, सेम कहानी नीचे है। अगर मैं कमल की बात करूं तो कमल हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। अगर वेंट टू द पार्क की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पर ही की, तो ही हमारा क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट है। और अगर हम बात करें हैड डन हिज होमवर्क, तो ये हमारा क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है प्रेडिकेट। और आप देख ही सकते हैं कि ये भी एक सेंटेंस और वो भी एक सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करेगा, जोड़ने में काम करेगा कंजंक्शन। कौन काम करेगा, कंजंक्शन काम करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आगे कहानी, आगे कहानी इस तरीके से स्टूडेंट्स कि आगे कहानी ऐसे है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कहां से लेके, अगर मैं बात करूं सेंटेंस की यहां से लेके कहां तक, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं भाई यहां से लेके कहां तक, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या हमने किसी भी प्रकार का कंजंक्शन का प्रयोग किया है? बोलो बोलो, नहीं किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, याद रखना स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं मेन क्लोज। क्या बोलते हैं? आप इसको मेन क्लोज भी बोल सकते हो। और एक इसका एक और नाम होता है, वो नाम होता है प्रिंसिपल क्लोज। आप इसको प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हो। और एक इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। आप इसको इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी जानते हैं। यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस लिखा हुआ है, हमने किसी भी प्रकार का कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, मेन क्लोज। आपके माइंड में एक बात और आनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कि सर आप मेन क्लोज उसको बोल रहे हैं कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वह मतलब प्रेडिकेट है, जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। सर आप उसको मेन क्लोज भी बोल रहे हो, प्रिंसिपल भी क्लोज बोल रहे हो और इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल रहे हो। तो आपके माइंड में एक बात जरूर आनी चाहिए थी, क्या नहीं चाहिए थी, कि सर इसमें एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। कि जो तुम्हारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, या कंपाउंड सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, या सब्जेक्ट या कंपाउंड प्रेडिकेट, तो सर हम इसको सिंपल सेंटेंस के अलावा क्या हम इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो भाई। कि क्या सर हम इसको प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, आया ना। क्या सर हम इसको इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जो तुम्हारी मेन क्लोज होती है नी, वो आपकी मेन क्लोज, जो आपकी सिंपल सेंटेंस होते हैं नी, वो तुम्हारे मेन क्लोज भी होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज भी होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोज भी होते हैं। क्योंकि हम मेन क्लोज किसको बोल रहे हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, उसी को तो बोल रहे हैं। तो क्या आपके सिंपल सेंटेंस मेन क्लोज नहीं हो सकते? क्या आपके सिंपल सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज नहीं हो सकते?
क्या सिंपल सेंटेंस आपके इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं हो सकते? बोलो बोलो, बिल्कुल। आगे कहानी देखो भाई, आगे की कहानी ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे बात करूं कहां से लेके कहां तक के स्टूडेंट, कहां से लेके कहां तक के सेंटेंस की, यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं आपको यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस की बात करूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं कि क्या हमने यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग किया है? बताइए, किया है। और कौन सा कंजंक्शन यूज किया है? एंड। और एंड आपका कौन सा कंजंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट। कौन सा कंजंक्शन होता है? हाँ सॉरी, बट है। बट भी तुम्हारा कैसा कंजंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट। दिमाग में एंड चल रहा था भाई, उसके लिए एंड ही चल रहा दिमाग में, तो एंड ही निकल गया। तो बट भी तुम्हारा कैसा कंजंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट। एंड भी तुम्हारा कैसा कंजंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो एक बात याद रखना, जैसा कंजंक्शन होगा वैसा ही क्लोज बनाएगा। अगर बट तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्लोज भी कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट। तो हम इसको कौन सी क्लोज बोलेंगे भाई? हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज। कौन सी क्लोज बोलेंगे भाई? इसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। और याद रखना भाई, जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। कौन सी क्लोज होती है? ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। तो कोऑर्डिनेट क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। तो मेन बात क्या समझ में आई? मेन बात ये समझ में आई स्टूडेंट कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो और एक हो कोऑर्डिनेट क्लोज, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है भैया? वो कौन सा सेंटेंस होता है? उस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज है और एक कौन सी क्लोज है? कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो हमेशा ही कंजंक्शन डिसाइड करेगा। जैसा कंजंक्शन वैसी क्लोज, जैसा देश वैसा भेष। सेम कहानी है। आगे कहानी भाई सेम कहानी है आगे की भी। अगर इस बात को भी ध्यान से आपने समझना है, क्या समझना भाया? ये समझना है, अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस की, अगर मैं यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस की बात करूं और मैं आपसे पूछूं क्या हमने यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कंजंक्शन यूज किया है? नहीं। तो क्या हम इस सेंटेंस को मेन क्लोज बोल सकते हैं? बोलो। क्या हम इसको प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं? बोलो। और क्या हम इसको इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं? बोलो। हम इसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि इसके बाद की जो क्लोज होगी वो कौन भाई साहब डिसाइड करेगा? वो भाई साहब डिसाइड करेगा कंजंक्शन। जैसा कंजंक्शन होगा वैसा क्लोज होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टूडेंट की जो आफ्टर होता है, आफ्टर तुम्हारा कैसा कंजंक्शन होता है? कोई बताएगा? अगर मैं आपके साथ आफ्टर की बात करूं तो आफ्टर कैसा कंजंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट। तो अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो क्लोज भी कौन सी बनेगी भाई? क्लोज भी सबऑर्डिनेट बनेगी। तो जो हमारी क्लोज होगी वो भी हमारी सबऑर्डिनेट बनेगी। तो इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये मेन बात है कि भाई जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है नी, ये होती है आपकी डिपेंडेंट क्लोज होती है। कैसी क्लोज होती है? ये आपकी डिपेंडेंट क्लोज होती है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो आपके सामने जो लिखा गया सेंटेंस है, आपके सामने जो लिखा गया सेंटेंस है स्टूडेंट, ये आपका कैसा सेंटेंस है? ये आपका रहने वाला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस रहने वाला है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहने वाला है। और अभी मैंने आपसे क्या बोला था? अभी मैंने आपको ये बोला था, क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है? जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें होती है कोऑर्डिनेट क्लोज, जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। दोनों डिफरेंस ये होता है। और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनती है, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनती है। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए थी, शायद आपने पूछी नहीं, कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है? ये
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुननी है भाई बात, बिल्कुल। क्या सुनिए, क्या सुननी है, बिल्कुल ध्यान से बात सुननी है भाई, कि जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कौन से कंजंक्शन होते हैं, जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कौन से कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इनको याद करने की एक ट्रिक होती है। क्या होती है भाई, इनको याद करने की एक ट्रिक होती है। क्या होती है, ट्रिक होती है। वो कौन सी ट्रिक है, वो कौन सी ट्रिक होती है इनको याद करने की, इनको याद करने की एक ट्रिक होती है। उस ट्रिक को हम बोलते हैं स्टूडेंट फैन बॉयज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बार फिर बोलो, फैन बॉयज। इसको याद करने की ट्रिक है, कैसे है, देखो सुनो भाई ध्यान से। यहां पर जो एफ लिखा होता है, नहीं क्या लिखा होता है स्टूडेंट, एफ। इस एफ का मतलब क्या होता है, इस एफ का मतलब होता है 4। क्या होता है, 4। अगर हम ए की बात करें तो ए का मतलब क्या होता है, एंड। अगर हम एन की बात करें तो एन का मतलब क्या होता है, नोर। अगर बी की बात करें तो बी का मतलब क्या होता है, बट। अगर हम ओ की बात करें तो ओ का मतलब क्या होता है, और। अगर हम वाई की बात करें तो वाई का मतलब क्या होता है, यट। अगर हम एस की बात करें तो एस का मतलब क्या होता है, सो। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि फोर एंड नोर, बट और यट सो, ये आपके कैसे कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट। इनसे हमेशा कौन सी क्लोज बनेगी, कोऑर्डिनेट। इनको छोड़ के, इनको छोड़ के जो भी कंजंक्शन बच गया वो हमेशा ही कौन सा रहेगा भाई, वो हमेशा ही रहेगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन रहेगा, इनको छोड़ के जो भी कंजंक्शन बच गया, इनको छोड़ के जो भी कंजंक्शन बच गया वो हमेशा ही कौन सा कंजंक्शन रहेगा, वो हमेशा ही आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेगा। कौन सा कंजंक्शन रहेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेगा, ध्यान में रखना है। इनको छोड़ के जो भी बच गया, जैसे अगर मैं बात करूं कि डब्ल्यू एस फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू एस फैमिली के, अगर मैं आपसे बात करूं वैन की, या मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट वाई की, या मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट वट की, या मैं आपसे बात करूं हु की, या मैं आपसे बात करूं होम की, तो डब्ल्यू एस फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे के सारे तुम्हारे कैसे कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट। कैसे कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट आफ्टर की, या मैं आपसे बात करूं बिफोर की, या मैं आपसे बात करूं अनटिल की, या मैं आपसे बात करूं दैट की, या मैं आपसे बात करूं सो दैट की, या मैं आपसे बात करूं इफ, या मैं हम बात करें यहां पर एज इफ, या हम बात करें एज दो, या हम बात करें सिंस, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट आपके कौन से कंजंक्शन होते हैं, ये सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कैसे कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमेशा कौन सी क्लोज बनती है, सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है। यहां तक बताओ भाई, किसी प्रकार का कोई डाउट हो। अब चलेगा मेन बात, जब मेन इंपॉर्टेंट बात चलेगी। क्या इंपॉर्टेंट बात चलेगी, कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है नहीं, वो डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है। अब इस पे चर्चा चली हुई बातें। तो अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि भाई जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है, चलिए। और ये बात हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को डिस्कस किया जाएगा। और मैंने आपके लिए एक पहला सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। और ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने एक सेंटेंस लिखा स्टूडेंट यहाँ पर, और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है, दे विल एक्सप्लेन, दे विल एक्सप्लेन व्हाट यू वांट, दे विल एक्सप्लेन व्हाट यू वांट। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा, दे विल रिटर्न
व्हेन यू वांट, व्हेन यू वांट। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, दे विल हेल्प द मैन whom you want। अब मेरी बात को एक बार बेहद ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से, और सारी बातें समझ में आएगी। अगर ये बात समझ में आ गई नहीं तो समझ लेना भाई, तो तुम्हारे 2 घंटे का यहाँ पर बैठने का जो और वीडियो को देखने का जो आपका पर्पस था नहीं, वो पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया, अगर ये बात समझ में आएगी तो। क्योंकि आपको मैं समझाऊंगा कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट क्यों होती है? डिपेंड का मतलब समझते होगे, दूसरे पे डिपेंड होना। डिपेंडेंट तो समझते होगे, मतलब डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? दूसरे पे डिपेंड होना। अब दूसरे पे डिपेंड होने का मतलब सबको पता ही है ना? तो अब ये बात चलेगी, ये डिपेंडेंट क्यों होती है, वो इंडिपेंडेंट क्यों होती है? इंडिपेंडेंट का मतलब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड है। बोलो बोलो। अब देखो इसको, ये ऐसा क्यों है, इसको देखो समझते हैं। देखो भाई, ये किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। क्या बताने की जरूरत ना पड़े भाई? इस बात को बताने की जरूरत ना पड़े कि यहां पर जो यहां पर जो दे विल एक्सप्लेन लिखा हुआ है, दे विल एक्सप्लेन लिखा हुआ है, क्या हम इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं? यहां पे जो दे विल एक्सप्लेन लिखा हुआ है कि क्या हम इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं? बोलो बोलो, बोल सकते हैं, है ना? और उसके बाद जो स्टूडेंट व्हाट यू वांट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट यू वांट। तो क्या मैं इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकता हूं? बोलो, क्या मैं इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकता हूं? क्योंकि अभी बात की थी बेटा कि डब्ल्यूएस फैमिली के जितने वर्ड्स होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और ये 2 स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि आपके साथ कि दे विल रिटर्न, तो क्या मैं इसको मेन क्लोज बोल सकता हूं? बोलो, बिल्कुल बोल सकते हैं। और उसके बाद जो व्हेन यू वांट लिखा हुआ है कि क्या हम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, क्योंकि डब्ल्यूएस फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। और सेम कहानी भाई नीचे है कि जो दे विल हेल्प द मैन लिखा हुआ है, ये हमारी कैसी क्लोज हो गई? ये हो गई मेन क्लोज, ये मेन क्लोज है। और उसके बाद जो होम यू वांट लिखा हुआ है नहीं, इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि डब्ल्यूएस फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यूएस फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो कैसे कंजंक्शन होते हैं? सबऑर्डिनेट। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अब बात को ध्यान से सुनना। अब ये जो समझ रहे हैं ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। समझ क्या रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है, ये बात हम समझ रहे हैं। अब देखो भाई, एक बात मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। क्या बात पूछना चाहता हूं? एक छोटी सी बात। कौन सी बात है? छोटी सी। और वो छोटी सी बात ये है भाई, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो, दे विल एक्सप्लेन, क्या लिखा हो? दे विल एक्सप्लेन, क्या इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है? नहीं है। आपको इसके बाद कोई ना कोई क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब है कि दे विल एक्सप्लेन, कि वो एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट? क्या एक्सप्लेन करेंगे? दे विल एक्सप्लेन द चैप्टर, वो चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। दे विल एक्सप्लेन द आंसर्स, वो आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। कि एक्सप्लेन करेंगे तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? कुल मिला के बात यह है कि जो एक्सप्लेन वर्ब होते हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, जिसके बाद आपको कोई ना कोई क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट ये है कि अगर इस सेंटेंस में से दे विल एक्सप्लेन हटा दे, तो क्या इसका अपना कोई महत्व है? एक मिनट रुको, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इस बात को इस तरीके से इंटरप्रेट कर देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब अगर आपको पता चल गया कि जो एक्सप्लेन वर्ब होती है नी ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, मतलब इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। और आपकी बार जो ऑब्जेक्ट लिख रखा नहीं कोई एक वर्ड नहीं है, आपने पूरा पूरा सेंटेंस लिख रखा है कि दे विल एक्सप्लेन, कि वो एक्सप्लेन करेंगे, दे विल एक्सप्लेन कि वो एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट क्या एक्सप्लेन करेंगे, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो व्हाट क्या एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट यू वांट, क्योंकि अगर व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है तो हमने तो यहां पर व्हाट के साथ क्लोज लिख दी, अगर व्हाट के साथ क्लोज लिख दी तो पूरी पूरी सबऑर्डिनेट क्लोज किसका काम करेगी भाई, किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अब मैं वही बात पर आता हूं भाई, अगर इस सेंटेंस में दे विल एक्सप्लेन ना लिखा हो तो क्या इस व्हाट यू वांट का अपना कोई महत्व है, क्या इस व्हाट यू वांट का अपना कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस होगा, नहीं, क्योंकि सेंटेंस में अकेला ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट लिखोगे तो ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब भी लिखनी पड़ेगी, बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का अपना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखोगे तो ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब भी लिखनी पड़ेगी। तो आप खुद बताइए जो ये व्हाट यू वांट है नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये मेन क्लोज पे डिपेंड है कि नहीं है, बोलो बोलो, मेन क्लोज पे डिपेंड है, इसलिए जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो डिपेंडेंट क्लोज होती है। और यहां पर सबऑर्डिनेट क्लोज किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का, और सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं भाया, नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है नी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया भाई, इस ऑब्जेक्ट को हम बोल देंगे नाउन क्लोज, क्या बोल देंगे, नाउन क्लोज बोल देंगे। तो यहां पर जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है नी वो किस क्लोज का काम कर रही है, नाउन क्लोज का काम कर रही है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं। मेरी बात समझ में आई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं भाई। दे विल रिटर्न, कि दे विल रिटर्न कि वो रिटर्न होंगे, व्हेन कब होंगे, व्हेन यू वांट। एक बात बताओ, मैं आपसे बात एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, छोटी ही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, छोटी ही बात क्या है, छोटी बात ये भाई, अगर इसमें व्हेन यू वांट ना लिख के एक मैं छोटा सा वर्ड लिख दूं कि दे विल रिटर्न होम, और सबको पता है कि होम वर्ड एडवर्ब होता है, होम वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो व्हेन का जो रिप्लाईज होते हैं वर्ड वो आपके होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, कि दे विल रिटर्न कि वो रिटर्न होंगे, व्हेन कब रिटर्न होंगे भाई, वो व्हेन कब रिटर्न होंगे, तो यहां पर किसका रिप्लाई है, व्हेन का। अब ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, अब ये किसका रिप्लाई है, व्हेन का, कि दे विल रिटर्न कि वो रिटर्न होंगे, व्हेन कब रिटर्न होंगे, व्हेन यू वांट। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो वर्ड व्हेन, जो वर्ड वेयर पूरी इंग्लिश में काम आएगी, व्हेन वेयर वाई और हाउ का रिप्लाईज होते हैं, जो वर्ड व्हेन वेयर वाई और हाउस का रिप्लाई होते हैं, याद रखना स्टूडेंट, वो वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड हमेशा ही एडवर्ब होते हैं। वो वर्ड भी हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लोज भी हो सकता है। और अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो वर्ड्स, ये पूरी इंग्लिश में काम आएगी जो मैं यहां पर बातें लिख रहा हूं, जो वर्ड्स व्हाट या होम का रिप्लाईज होते हैं, किसका रिप्लाई होते हैं, व्हाट या होम का रिप्लाईज होते हैं, वो वर्ड्स हमेशा ही क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो वर्ड व्हेन वेयर वाई हाउ का रिप्लाई होते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब। अब देखो पूरा पूरा क्लोज किसका रिप्लाई है, व्हेन का। तो अब ये वर्ड नहीं है, पूरा पूरा सेंटेंस है, पूरा पूरा क्लोज है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर ये व्हेन का रिप्लाई है तो क्या मैं इसको एडवर्ब क्लोज बोल सकता हूं, बोलो, क्योंकि व्हेन वेयर वाई हाउ का रिप्लाई क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अगर ये व्हेन का रिप्लाई तो कौन सा क्लोज हो गया, एडवर्ब। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं, सेम बात, अगर इस सेंटेंस में दे विल रिटर्न ना लिखे तो व्हेन यू वांट का अपना कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस है, नहीं, क्योंकि सेंटेंस में एडवर्ब अकेले नहीं आते भाई, क्योंकि आपने कभी ना कभी एडवर्ब की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, क्योंकि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव वर्ब और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में अकेले एडवर्ब नहीं आ सकते, क्योंकि एडवर्ब किसी न किसी को तो डिस्क्राइब करने के लिए आया होगा, है ना। तो ये पूरी पूरी क्लोज किसको डिस्क्राइब करने लग रही है, ये पूरी पूरी क्लोज इस रिटन वर्ब को डिस्क्राइब करने लग रही है ना, क्योंकि एडवर्ब भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें कोई एडजेक्टिव तो है नहीं और दूसरा एडवर्ब भी है नहीं, तो इसमें कौन है, इसमें है रिटन वर्ब। तो ये एडवर्ब क्लोज किसको डिस्क्राइब करने लग रही है, इस रिटन वर्ब को डिस्क्राइब करने लग रही है। तो एक बार फिर, क्या ये सबऑर्डिनेट क्लोज इस मेन क्लोज पे डिपेंड है कि नहीं है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। अब आते हैं यहां पर एडवर्ब क्लोज किसका काम कर रही थी स्टूडेंट,
नाउन का, और यहां पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज किसका काम कर रही है? एडवर्ब का। अब आते हैं नीचे भाई, दे विल हेल्प, वो हेल्प करेंगे, हुम किसकी हेल्प करेंगे भाई? इस मैन की हेल्प करेंगे। अगर वो हेल्प करेंगे तो किसकी हेल्प करेंगे? मैन की। तो मैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया? नाउन। हाँ या ना? दे विल हेल्प द मैन, वो इस मैन की हेल्प करेंगे। विच मैन? कौन सा मैन? whom you want। यहां पे जो whom you want लिखा है नहीं, ये whom you want पूरी पूरी क्लोज किसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है? इस मैन नाउन को। किस नाउन को? इस मैन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की गई है। अगर ये मैन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की गई है तो नाउन को कौन डिस्क्राइब करते हैं भाई? आप बोलो सर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव। तो क्या मैं इसको एडजेक्टिव क्लोज बोल सकता हूं? बोलो, एडजेक्टिव क्लोज बोल सकता हूं। एक बार फिर वही कहानी भाई, अगर इस सेंटेंस में दे विल हेल्प द मैन ना लिखे तो क्या whom you want का अपना कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि सेंटेंस में जब एडजेक्टिव लिखते हैं नहीं, एडजेक्टिव भी किसी न किसी को डिस्क्राइब करते हैं, और सबको पता है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हाँ या ना? तो यहां पर अगर ये वर्ड लिखा गया नहीं, किसी न किसी को तो डिस्क्राइब कर रहा है, और सबको पता है किसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है? द मैन को। एक बार फिर, क्या सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज पे डिपेंड है कि नहीं है? और इससे एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिला? इससे एक्स्ट्रा ये सीखने को मिला कि जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो नाउन का काम भी करती है, एडजेक्टिव का भी काम करती है, और एडवर्ब का भी काम करती है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर की सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो तुम्हारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें एक मेन क्लोज होता है, कोऑर्डिनेट क्लोज होता है, और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो डिपेंडेंट क्लोज होती है, या तो वो नाउन का काम करते हैं, या वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, या एडवर्ब का काम करते हैं। अगर ये बात यहाँ पर आप सबको समझ में आ भी गई तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज लिखिए भाई। मुझे ये बता दो कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन का काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, या एडवर्ब का काम कर रही है? इसके बाद किसका रिप्लाई चाहिए? अगर आपको वट या होम का रिप्लाई चाहिए तो समझ जाना कि वट या होम का रिप्लाई कौन होते हैं भाई? ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होते हैं तो समझ जाएंगे कि वो नाउन का काम कर रही है। अगर वैन वेयर वाई का रिप्लाई चाहिए तो वो एडवर्ब क्लोज है। लेकिन अगर वो विच या वट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है? विच या वट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, मैं सही लिख देता हूं भाई, विच या वट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो वो कौन सी क्लोज या कौन सा वर्ड या कौन सी फ्रेज होगी भाई? कौन सी क्लोज या कौन सा फ्रेज या कौन सा वर्ड होगा भाई? वो होगी या तो एडजेक्टिव वर्ड होगा, या क्लोज होगी, या फिर फ्रेज होगी। जैसे मैं लिखा मोहन इज ए गुड मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन? गुड। गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो वर्ड विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं वो वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव। वो वर्ड भी हो सकते हैं, वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लोज भी हो सकता है। हाँ या ना? ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन? स्ट्रॉन्ग। ही इज ए गुड पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? गुड। गुड एडजेक्टिव हो गया। जो वर्ड्स विच या व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जो व्हेन वेयर वाई हाउ के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। जो व्हाट या होम के रिप्लाई होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। माइंड में सेट कर लो भाई, ये सारी बातें पूरी इंग्लिश में काम आएगी, बेसिक्स पॉइंट होते हैं सारी इंग्लिश के। अब यहाँ पर आओ भाई, यहाँ पर अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी है नहीं, ये सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी है, बस ये बता दो कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, या नाउन का? एडवर्ब का। किसका रिप्लाई चाहिए? आप बोलो सर इसके बाद हमें रिप्लाई चाहिए वैन का, कि कमल वेंट टू द पार्क, कि कमल पार्क में गया। वैन कब गया पार्क में? वो आफ्टर ही हैड डन हिज होमवर्क, अपना काम करने के बाद। अगर वैन का रिप्लाई चाहिए है तो यहां पर ये तुम्हारी कैसी क्लोज होगी भाई? ये हो गई एडवर्ब, ये एडवर्ब क्लोज हो गई। अब यहां पर आते हैं भाई, ये इंडिपेंडेंट क्लोज की होती है। अब बताओ क्या इसके बाद हमें वट का, होम का, वैन का, वेयर का, वाई का, हाउ का, विच का, या वट काइंड ऑफ का, क्या किसी का रिप्लाई चाहिए? क्या इस कोऑर्डिनेट क्लोज को किसी का रिप्लाई चाहिए? इसलिए तुम्हारी कैसी क्लोज होती है? ये मेन क्लोज पे डिपेंड है? बोलो बोलो। नहीं होती। मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और, फिर अपनी कहानी खत्म। अपनी नहीं, मतलब चैप्टर की कहानी खत्म। अपनी तो चालू हुई है।
अपनी कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है, हाँ या ना? अपनी कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है भाई, अपनी कहानी कहाँ से ख़त्म कर दे। पिक्चर भी वाक्य भाई, चलिए। समझ में आ रही सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं A to Z। ये पूरी इंग्लिश में काम आएगी जब हम आगे डिस्कस करते रहेंगे चैप्टर्स को। चलिए भाई क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बार आंसर बताना है। अगर आपको ये पता चल गया भाई कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज है, एक कोऑर्डिनेट क्लोज है, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आगे कहानी देखो भाई, एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस का आंसर बताना। मैंने लिखा कि द मैन वेंट देयर and he returned when the movie अब हो गई समस्या है, क्योंकि अब तक हम पढ़ रहे थे क्लोज कितनी थी भाई? दो थी, एक मेन थी और एक सबऑर्डिनेट क्लोज थी। अब कितनी क्लोज बनेगी? तीन। क्योंकि कंजंक्शन कितने हैं? दो। क्योंकि दो क्लोज को कितने कंजंक्शन जोड़ेंगे? एक जोड़ेगा। तीन क्लोज को कितने कंजंक्शन जोड़ेगा? दो जोड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, आप बहुत अच्छे लगे भाई, मुझे लग रहा है कि मेरी बातें समझ में आ रही है, तो कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखो भाई, यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस में किसी प्रकार का कंजंक्शन है, तो क्या मैं इस प्रकार के क्लोज को मेन क्लोज बोल सकता हूं? बहुत बढ़िया भाई, इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं। लेकिन आगे की कहानी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की कहानी खुद बयां कर रही है कि मैं एंड कंजंक्शन हूं, और एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो क्या मैं इसको कोऑर्डिनेट क्लोज बोल सकता हूं? बोलो भैया, हम इसको कोऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और उससे आगे की कहानी भी बयां कर रही है। क्या कहानी बयां कर रही है भाई? ये कहानी बयां कर रही है कि वहन भी हमारा कंजंक्शन होता है, और वहन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो कौन सी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अब पंगा फंस गया। क्या फंस गया? पंगा। और पंगा क्या फंस गया कि सर मैं इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोल लूं? आपने तो दो ही चीजें पढ़ाई है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो, एक कोऑर्डिनेट क्लोज हो, तो कंपाउंड सेंटेंस बोल देंगे। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देंगे। तो इस भाई साहब को क्या बोले? इसमें एक मेन क्लोज भी है, कोऑर्डिनेट क्लोज भी है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी है, तीनों है। अगर तीनों है तो मैं क्या बोल लूं? अब बात ध्यान को सुनो। जो क्लोज मेन क्लोज के साथ लिखी जाएगी वही क्लोज कहलाएगी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन क्लोज के साथ में मैंने कौन सी क्लोज लिख रखी है? कोऑर्डिनेट क्लोज लिख रखी है भाई। अगर मेन क्लोज के साथ मैंने कोऑर्डिनेट क्लोज लिख रखी है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस भी तुम्हारा कौन सा हो गया? कंपाउंड। क्योंकि एक सेंटेंस में अगर एक मेन क्लोज हो, एक कोऑर्डिनेट क्लोज हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे जब पेपर में आएगा नहीं क्वेश्चन, तो हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है। बस ये देखना कि मेन क्लोज के साथ कौन सी क्लोज लिखी हुई है। कौन सी क्लोज लिखी हुई है भाई? कोऑर्डिनेट क्लोज लिखी हुई है। इसलिए हम इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस ही बोल लेंगे, कुछ अलग नहीं बोलेंगे भाई। ये कंपाउंड सेंटेंस ही है बस। क्योंकि सेंटेंस तीन ही प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, एक सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ में आई भाई सपना? बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन एक और देखो। सेकंड क्वेश्चन है, they will help you if you meet them and believe you। अब बताओ भाई, यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस लिखा है, क्या हम इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं?
मेन क्लोज बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो कहानी है भाई, यहां से लेके जो यहां तक सेंटेंस लिखा कि इफ यू मीट देम, तो इफ यू मीट देम को क्या हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं भाई। उसके आगे कहानी देखो भाई, उसके आगे कहानी ये है कि यहां से लेके यहां तक के जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या हम इसको कोऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं भाई। और अगर मैं आपसे पूछूं ये लिखा गया सेंटेंस कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी क्या बताया था कि जो क्लोज मेन क्लोज के साथ लिखी जाएगी उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। अगर लिखा गया उसके साथ कॉम्प्लेक्स क्या नाम है, कोऑर्डिनेट क्लोज होगा तो कंपाउंड सेंटेंस, अगर सबऑर्डिनेट क्लोज होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं, क्लोज क्लोज क्लोज। आपने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, हम एक शब्द को बार बार यूज कर रहे हैं, क्लोज क्लोज क्लोज। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोज क्या होता है, क्लोज की कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा कि क्लोज क्या होता है? हम बार बार इस शब्द का यूज कर रहे हैं कि क्लोज, कोई मुझे बताएगा क्लोज क्या होता है? कोई बताएगा भाई? नहीं बताएगा तो सुन लो ध्यान से। सुनना क्या है, ये सुनना है। सेंटेंस तो भाई यहां से लेके यहां तक है, मतलब द मैन से लेके ओवर तक है, लेकिन क्लोज तो हम यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस को बोल रहे हैं। बोलो। तो क्या समझ में आया कि जो क्लोज होता है नहीं, एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और जिसका अपना खुद का प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज। डेफिनेशन इन्हीं से तो बनी है। सेंटेंस तो यहां से लेके यहां तक है, तो क्लोज हम किसको बोलेंगे? ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसको बोलेंगे? ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस का पार्ट होता है भाई, विच हैज, जिसका अपने पास क्या होता है? एक क्या होता है भाई? सब्जेक्ट। विच हैज ए सब्जेक्ट, जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है, एंड अपने खुद का क्या होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। दैट वी कॉल्ड क्लोज। उसको हम क्लोज बोलते हैं। बात समझ में आई भाई सारे का? बोलो। हो गया टाइम? अभी होगा अपने, एक तो 15 मिनट अपने लेट स्टार्ट करी थी शायद, 15 मिनट लेट स्टार्ट नहीं करी थी, 10-15 मिनट, 1.5 घंटा की होगी। थोड़ा और पढ़ा देते हैं यार। यहां तक ये मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है भाई? क्लियर है? अगर बात समझ में आई तो अब आपके लिए क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब ये मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि अब ये तुम्हारे हैं, वो मेरे थे, ये तुम्हारे हैं। अब इनमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होगा, इसमें अब तुम्हारा इंटरफेयर होगा भाई। क्यों इंटरफेयर होगा? आपने बताना है कि इसमें क्या और क्या नहीं है। आई शैल मीट द मैन whom you have chosen this time। बस ये बता दो कि ये लिखा गया सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कैसा है? इसमें इंटरफेयर आपका भाई कॉम्प्लेक्स है नहीं? कैसे पता चला? क्या हो गया इसको? अच्छा ये हो गया क्या? ठीक। यहाँ पर जो आई शैल मीट द मैन लिखा हुआ है नहीं, क्या मैं इसको मेन क्लोज बोल सकता हूँ भाई? बहुत बढ़िया, मैं इसको मेन क्लोज बोल सकता हूँ। ये सारा इंटरफेयर आपका ही है यहाँ पर। उसके बाद जो whom you have chosen this time लिखा हुआ है, आप बताइए क्या मैं इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकता हूं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि WS फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इसलिए हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो आपके सामने जो लिखा गया सेंटेंस है नहीं भाई, वो कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बोलो। बात समझ में आई? अगला भी तुम ही करोगे भाई, अगला भी तुम ही करोगे, ये तुम्हारे हैं। His enemies attack him and his friend defend him। कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। जैसे यहां पर जो his enemies attack him लिखा नहीं, ये कौन सा क्लोज हो गया? ये हो गया भाई आपका मेन क्लोज। बहुत बढ़िया, ये मेन क्लोज है। उसके बाद
एंड हिज फ्रेंड्स डिफेंड हिम, ये कौन सा क्लोज हो गया? क्योंकि एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो, एक कोऑर्डिनेट क्लोज हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। बहुत बढ़िया भाई, उस प्रकार के सेंटेंस को हमें कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, तो पढ़ाने का फायदा हुआ, लगाने का ही फायदा हुआ क्लास। भाई इधर आओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। द थ्योरी दैट नथिंग इज परफेक्ट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। अब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे आपके लिए, अब ये डिफिकल्ट हो गया नहीं, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट ये। अगर आप अपनी अंदर की आंखों से देखोगे, बाहर वाली आंखों से शायद आपको पता है कि बाहर वाली जो आंखें होती हैं वही देखती है जो दिखता है। एक होती है हमारे अंदर की आंखें, अंदर की आंखें वो देख सकती है जो बाहर की आंखें नहीं देख सकती। तो अंदर की आंखें क्या बोल रही है? सर अंदर की आंखें ये बोल रही है कि आप जो इज गेनिंग पॉपुलैरिटी लिखा नहीं, कि सर आप इसना प्रेडिकेट बोलिया कर रहा। क्यों बोलिया कर रहा? क्योंकि सर प्रेडिकेट वो होते हैं जो वर्ब का स्टार्ट हो कर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है, व्हाट का रिप्लाई लगा दो कि इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। व्हाट गेनिंग या होम इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, परफेक्ट या थ्योरी? थ्योरी। तो इससे हमें ये पता चल गया भाई इस प्रेडिकेट का जो भाई साहब सब्जेक्ट नहीं, ये भाई साहब सब्जेक्ट है थ्योरी, ये उसका सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है और वो प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है और वो भाई साहब क्या है? प्रेडिकेट है। तो क्या मैं इसको मेन क्लोज बोल सकता हूं? बोलो। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या हो, एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, उसको मेन क्लोज बोलते हैं। बोलो। लेकिन आगे कहानी ये बयां कर रही है भाई कि यहां पर जो दैट नथिंग इज परफेक्ट लिखा नहीं, दैट तुम्हारा कैसा कंजंक्शन होता है? सबऑर्डिनेट। तो ये कौन सी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। बोलो। तो वो मेन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को मैं क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल सकता हूं? हाँ या ना? तो लिखा गया सेंटेंस आपका कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब की बार क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐसे, अब की बार पूछ लिया ऐसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, है ना? तो हमें अंदर की आंखों से भी देखनी भाई चीजें। बहुत बढ़िया। अगले 3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं भाई। करो भाई एक बार इन क्वेश्चनों को। बिफोर ही कुड इवन मूव द क्रिमिनल्स हैड एस्केप्ड। चलिए पहले वाली कौन सी क्लोज है? बिफोर कैसा कंजंक्शन होता है? तो कौन सी क्लोज हो गई ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। बहुत बढ़िया। उससे आगे ही क्लोज कौन सी है भाई? बोलो। उसके आगे क्लोज कौन सी है? मेन क्लोज। ये कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखनी है, कोऑर्डिनेट क्लोज कभी पहले नहीं आएगी। कोऑर्डिनेट क्लोज कभी पहले नहीं आएगी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस में मेन क्लोज पहले आएगी और कोऑर्डिनेट क्लोज बाद में आएगी। लेकिन अगर लिखा गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा तो मेन क्लोज पहले भी आ सकती है और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लोज होती है, वो एडवर्ब का काम करती है भाई। सीधी सी बात है, पहले लिखो या बाद में लिखो क्या फर्क पड़ता है? तो ये मेन क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे भाई? बोलो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलेंगे? तो साथ में आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है भाई, जरूरत ही नहीं फिर दोबारा से कहीं पढ़ने की चीजें। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है भाई, तो ये होगा ए सेंटेंस। अब बी वाला आंसर हो बताओ भाई मुझे। आई लाइक रीडिंग बुक्स कैसी क्लोज है? मेन क्लोज है। मेन क्लोज वो होती है जिसमें हम किसी प्रकार का कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। आगे कहानी क्या भाई? बट ही लाइक्स वॉचिंग मूवीज। बट कैसा कंजंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट? तो कौन सी क्लोज होगी भाई? ये हो गई कोऑर्डिनेट क्लोज। बोलो। बात समझ में आई? तो अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो एक कोऑर्डिनेट क्लोज हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रकार के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं भाई। आया ना? तो इस प्रकार का सेंटेंस आपका कंपाउंड हो गया। अगले वाला बताओ भाई। नो सूनर डज ही सनराइज देन माई फादर लीव्स बेड।
तो नो सूनर डज द सन राइज, तो यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस लिखा हो नहीं राइज तक, नो सूनर डज द सन राइज, तो इसको हम बोलेंगे मेन क्लोज, क्योंकि नो सूनर एडवर्ब होता है, याद रखना क्या होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है। अगर कभी आगे डिस्कस भी करेंगे, मैं से बोल देता हूं, अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो तो हमेशा ही वहां पर वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ती है। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। मतलब जो इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है और जो इन्वर्टेड फॉर्म होती है दोनों सेम होती है, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है, इन्वर्टेड फॉर्म में लगाना पड़ता है लास्ट में फुल स्टॉप और इंटेरोगेटिव फॉर्म में लगाना पड़ता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। और इन्वर्टेड फॉर्म तब लिखनी पड़ती है, याद रखना, जब सेंटेंस की शुरुआत कभी भी किससे हो, एडवर्ब से हो। किससे हो, एडवर्ब से। नो सूनर एडवर्ब है, देखो पहले हमने डज लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर सन सब्जेक्ट लिखा, फिर राइज मेन वर्ब लिखा। अब किसी को ये लगेगा सर ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नहीं है भैया, वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। एक टॉपिक होता है इन्वर्जन, पढ़ाएंगे क्लास के अंदर कि इन्वर्टेड फॉर्म कब कब यूज करते हैं, पेपर में आते क्वेश्चन कई बार इन्वर्जन के। तो ये मेन क्लोज हो गई, और उसके बाद जो लिखा गया नहीं भाई, देन माई फादर लीव्स बेड, देन सबको पता है कि देन कंजंक्शन होता है ना, तो ये कौन सी क्लोज हो गई भाई, ये सबऑर्डिनेट हो गई, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो तो उस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, कौन सा सेंटेंस होता है वो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। मेरी बात समझ में आई भाई सारे ना, बहुत बढ़िया। तीन और हैं, तीन क्वेश्चन और हैं। द एथलीट प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर ईयर्स एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज। देखो भाई, द एथलीट प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर ईयर्स, क्या हम इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं, हम इसको मेन क्लोज बोलेंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो आगे सिचुएशंस लिख रखी है, एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब ये बताओ क्या ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो मैं बता देता हूं, अगर इस बात को और अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं भाई, ऐसे, ऐसे का मतलब ऐसे, ये ऐसे। एथलीट यहां पर क्या हो गया, बोलो, सब्जेक्ट हो गया। और प्रैक्टिस हार्ड फॉर ईयर्स, क्या मैं इसको प्रेडिकेट बोल सकता हूं, बोलो, बोल सकते हैं नहीं, प्रेडिकेट। उसके बाद आप देख सकते हो कि वॉन भी तो वर्ब है, वॉन द फर्स्ट प्राइज, क्या मैं इसको प्रेडिकेट बोल सकता हूं, बोलो, आया ना। तो ये प्रेडिकेट नंबर, ये प्रेडिकेट नंबर, दोनों प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, ये रहा भाई साहब, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। तो जब हम किसी कंजंक्शन के साथ दो प्रेडिकेट को जोड़ते हैं तो उस प्रकार के प्रेडिकेट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो भाई, कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं। तो लिखा गया सेंटेंस तुम्हारा कैसा भाई, ये सिंपल सेंटेंस है, भावना में नहीं बहना है, सिंपल सेंटेंस। करवाई इतनी सारी बातें। अब अगले क्वेश्चन को आंसर बताओ भाई, अगर ये हो गया तो ये भी हो जाएगा। सम गेस्ट अराइव्ड आफ्टर द स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट। देखो भाई, सम गेस्ट सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड के बाद कोई दूसरी वर्ब है नहीं, अराइव्ड आफ्टर द स्पीच फॉर द चीफ गेस्ट, तो क्या मैं इसको प्रेडिकेट बोल सकता हूं। तो अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, है ना। और अगले वाला ये तुम करना भाई, जो भी चाहे ऑनलाइन देखे या ऑफलाइन, ये आपका कौन सा है, आपने कमेंट करना है, यूट्यूब पे क्लास जाएगी, ये आपने करना है कमेंट। और HW का मतलब होता है होमवर्क, है ना। तो ये आपने नीचे जाके कमेंट करना है वीडियो पे भाई। तो इतना मुझे बताओ भाई, जो मैंने आपको आज क्लास के अंदर बातें बताई है, जो आज की क्लास के अंदर मैंने बातें समझाई हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके बातें ना समझ में आई हो, ऐसा कोई स्टूडेंट है अपना, बोलो बोलो, सबको समझ में आई भाई क्लास। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
और सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट। और वीडियो को भाई प्यार दिया करो, लाइक किया करो और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो अगर तो हमें थोड़ी बहुत अच्छी लगे। तो आज के लिए इतना भी, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट।